हेलो एंड वेलकम। मैं हूं गुंजन मित्तल और आपका स्वागत है वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर हमारी खास पेशकश में। आज के अपने शो में हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर काफ़ी घातक बीमारी है और इसका नाम सुनते ही हम सब के होश फाख्ता हो जाते हैं। और पिछले कुछ सालों से कैंसर के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा बिगड़ता हुआ अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और कैंसर के इन बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए और लोगों को इस गंभीर बीमारी के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इस दिन का जो बनाने का मकसद है वो लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि अगर कैंसर के लक्षणों का सही समय पर पता लग जाए तो इस पर जीत हासिल की जा सकती है। आज वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, जिनके साथ चर्चा करेंगे हम इस गंभीर बीमारी के बारे में। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर मेखला चंद्रा, एमडी इंटरनल मेडिसिन, टाटा 1mg से। डॉक्टर अनिल गुप्ता हैं, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से। और साथ ही कैंसर जैसी घातक बीमारी से जंग लड़ने वाली हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ी हैं, मिसिस कविता गुप्ता और मिसिस सविता गर्ग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर अनिल, मेरा पहला सवाल आपसे आज इस शो के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैंसर, हम जब इसका नाम ही सुनते हैं तो बहुत डर जाते हैं, इसे जानलेवा और घातक बीमारी माना जाता है। तो इस समय जब दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं कैंसर के, तो आने वाले समय में भी कैंसर कितना बड़ा खतरा है दुनिया भर के लिए और खासकर हमारे देश के लिए? नमस्कार मैम, मैं आपके टाटा 1mg के अंदर इस प्रोग्राम के अंदर आपने हमें बुलाया, इसका धन्यवाद जी। मैं कैंसर सर्जन हूँ भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में। आपने जो पूछा कि कैंसर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ये हमारी लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड है, उसे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे पूर्वज भी कहते थे कि जो हम खाएंगे, जो हम पिएंगे और जो हवा लेंगे, वही हमारा शरीर आगे परीक्षित प्रतिलिक्षित करता है, वही आगे बढ़ाता है। आज के दौर में हम लोग क्या ले रहे हैं? प्रदूषित खाना हम खा रहे हैं जिसमें कीटनाशक मिला हुआ है, यूरिया की खाद मिली हुई है, ऑक्यूपेशनल पोल्यूटेंट्स मिले हुए हैं, वो हम सब खा रहे हैं। साथ में एडल्ट्रेशन ऑफ फूड है जो कि हम पूरा अंदर लेते हैं। हवा के अंदर भी हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ऑक्यूपेशनल अदर इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, उनकी पूरी की पूरा पोल्यूशन हम लोग हवा के साथ अपने फेफड़ों के अंदर लेके जाते हैं। जी। और साथ ही पानी, पानी जो हमारा जो पूरा जो जमीन के अंदर से जो पानी आता है, वो ऑक्यूपेशनल जितने भी वेस्टेज हैं वो जमीन से होते हुए हमारे उस पानी में जाता है जो हम अंदर ग्राइंड करते हैं। तो इन तीनों ही चीजों को आज इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है कि हमारा शरीर उस चीज को किस रूप में आगे बढ़ाएगा, कैंसर के रूप में आगे दिखाएगा, या हार्ट डिजीज के रूप में लेके आएगा, हाइपरटेंशन के रूप में लेके आएगा, या किसी और चीज रीनल डिजीजेस के रूप में लेके आएगा। जी। तो ये उसी से हमारा पूरा तरह से एसोसिएटेड है। अब कल ही की एक रिपोर्ट है जो अखबार में आई थी कि एक माइक्रोप्लास्टिक्स हमारा वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर उन्होंने पता लगाया है कि एबंडेंट रूप में माइक्रोप्लास्टिक्स मिला है। वो कहाँ से आया? जो आज हम पैकेज फूड खा रहे हैं, जो ये डिब्बा बंद खाना खा रहे हैं, जो अपने पाउचेस के अंदर जो चिप्स है बना, ये अदर थिंग्स जो हम आज ले रहे हैं जो कि प्लास्टिक्स के अंदर आता है, वो सारा का सारा हमारे शरीर में पेट से होते हुए हमारे ब्लड में आता है। और वो माइक्रोप्लास्टिक्स कहीं पर भी जाके, वो चाहे हमारी किडनी में जमा हो, हमारे ब्रेन में जमा हो, हमारे हार्ट के अंदर आ जाए, हमारे किसी जीआई ऑर्गन में जमा हो जाए, वो जहां पर उसका इफेक्ट आता है वहां की बीमारी को वो उस रूप में लेके आ जाता है। तो बिल्कुल। हमें इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा कि ये चीजें, स्पेशली पैकेज फूड्स, जो हम अवॉइड कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, उसको हम अच्छे से साफ करके उसको पिए। जो हवा के अंदर तो हमारा ज्यादा जोर नहीं है क्योंकि जो हवा है उसे कोई लेना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक फूड्स जितना हम खा सकते हैं उसको पूरी तरह पानी से धो के अच्छे से लें, जिससे कि हम बीमारियों को कम से कम कर सकें। जी डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि शरीर में कैंसर की शुरुआत आखिर होती कैसे है? जो कैंसर होता है वो हमारे शरीर में रोजाना कैंसर सेल्स बनते हैं और जी। हमारा जो बॉडी का जो इम्यून मैकेनिज्म होता है वो उनको डेली डिस्ट्रॉय करता है।
तो मेरे में, आपके में और किसी के भी व्यक्ति के अंदर कैंसर सेल डेली बनते हैं और डेली खत्म होते हैं। लेकिन जब हमारी ये इम्यून प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम बोलते हैं वो डैमेज हो जाती है इन चीजों के कारण, प्लास्टिक्स के कारण, प्लूएंट्स के कारण, तो वो कैंसर सेल डिस्ट्रॉय होना बंद कर देते हैं और वो इनका एक बल्क बन जाता है, वो सेल्स इकट्ठी होने लग जाती है। और जब ये सेल्स इकट्ठी होकर एक ट्यूमर का रूप ले लेती है तो उसे हम कैंसर कहते हैं। ओके। डॉक्टर मेखला, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज महिलाएं और पुरुष दोनों काफ़ी जागरूक हैं अपनी हेल्थ को लेकर, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी करवाते हैं, पर दोनों में किस तरह के, अगर दोनों की हम बात करें तो किस तरह के कैंसर्स के मामले सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं? पुरुष और महिलाओं की हम बात कर रहे हैं। जी गुंजन जी, आपने जो ये पॉइंट आउट किया कि आजकल हम बहुत अवेयर हैं, इसी में मैं एक आपसे ऐड ऑन करना चाहती हूँ जो डॉक्टर गुप्ता ने मेंशन किया जी। कि हमारे जैसे कैंसर क्यों बढ़ रहे हैं। वन ऑफ द अदर पॉइंट्स इज बिसाइड्स हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड एक्सपोजर टू प्रिजर्वेटिव्स और जो हमारा खाना पीना है, हैबिट्स हैं, बट अनदर पॉइंट इज कि आजकल अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है आम जनता में भी। तो आपके जो टेस्ट्स हैं, जो जिसे हम डायग्नोस्टिक बायस के नाम से भी जानते हैं, आप ज्यादा टेस्ट करवाते हैं उसके बारे में। अगर फैमिली में किसी को पता चला, इवन दूर के रिलेटिव हैं, तो एंड सोशल मीडिया अवेयरनेस की वजह से वी आर इसको अवेयर भी नहीं, हाइपर अवेयर कहेंगे, इसलिए जो कैंसर के केसेस हैं वो एक अलग रूप से भी नंबर में बढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स में बढ़ रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक बायस। एंड कमिंग टू अभी जो मेन और फीमेल्स में जो कैंसर है, ज्यादातर दो तीन तो कॉमन कैंसर है, जैसे कि लंग कैंसर। लंग कैंसर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक तो हमारी प्रदूषित हवा है, फिर हमारी हैबिट्स लाइक हैवी स्मोकिंग हो गई, आजकल न्यू ई सिगरेट्स, वेपिंग, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। देन आपका मोर कॉमन है कोलोरेक्टल कैंसर, या जिसे हम आम भाषा में आप कह सकते हैं पेट का कैंसर, मतलब आंतड़ियों का कैंसर। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अगेन हमारा खाना पीना, जैसे मेरे कलीग ने मेंशन किया अबाउट माइक्रोप्लास्टिक्स, प्रेजर्वेटिव्स, शेल्फ आइटम्स हम ज्यादा खा रहे हैं, फ्रोजन आइटम्स खा रहे हैं, यंग जनरेशन में हम देख रहे हैं, तो ये इसके लिए रिस्क फैक्टर है। एंड देन द अदर थर्ड डिफरेंशिएटिंग कैंसर्स हैं, जैसे मेन में प्रोस्टेट कैंसर बहुत बढ़ रहा है एंड फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर। और ये हम देख सकते हैं कि लगभग मेन में 44% ऑफ द न्यूली डायग्नोस्ड कैंसर्स इन सबसे तीनों से बनते हैं, एंड फीमेल में लगभग 50% ऑफ कैंसर्स इन तीनों से बनते हैं। बाकी आपके कॉमन कैंसर्स में आते हैं ओरल कैंसर, जो अगेन रिस्क फैक्टर्स उसके तंबाकू हैं, सर्टेन वायरसेस हैं, टोबैको चूइंग जैसे हम जिस नाम से जानते हैं, और बाकी आपका आ गया स्टमक एंड इसोफेगस कैंसर, विच इज अगेन रिलेटेड टू आपकी इनर जीआई ट्रैक्ट। सो all these risk factors, age group, family history, genetics, ये सब मिला के कैंसर को जिनसे इंसिडेंस रिस्क है इसको बढ़ा रहे। बट डॉक्टर मेखला, आज हम बहुत ज़्यादा सचेत हो गए हैं अपनी बीमारियों को लेकर। मैं जैसे कह रही हूँ कि सर्वाइकल कैंसर की इतनी मुहिम चलती है कि यंग एज में आप उसके लिए वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, और ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर का भी पता आप काफ़ी सारे टेस्टों के थ्रू कर सकते हैं। फिर भी 1 करोड़ हर साल दुनिया भर में कैंसर के मामले आते हैं, तो ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। देखिए, जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है, जिस वे में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सर्विकल कैंसर की बात करी, उसका मेन रिस्क फैक्टर होता है सर्टेन वायरसेस जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से या अनहाइजीनिक कंडीशन से ज्यादा बढ़ते हैं। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि उसके लिए एक वैक्सीन है, बट ये ज्यादातर जनता को नहीं पता होगा कि इसके लिए वैक्सीन है, स्पेशली टर्शरी सेंटर्स में अगर आप गांव एरिया में जाएंगे तो। और पता भी है तो अगेन कॉस्ट की वजह से या बहुत डिफरेंट रीजंस की वजह से यंग लड़कियां नहीं लगाती हैं इन्हें। हालांकि अभी इंडिया में ही एक खुद की प्रोडक्शन आई है रिसेंटली जो सर्विकल वैक्सीन के लिए बनी है, एंड इट्स बिल्ट इन इंडिया ओनली। तो हमारी ड्यूटी एज अ मेडिकल कम्युनिटी ये बनती है कि हम इन चीज़ों की, इन वैक्सीन के बारे में मोर अवेयरनेस करें अपने पेशेंट्स को, जो रिस्क फैक्टर्स है उनको कंट्रोल करें। जैसे आपने ब्रेस्ट कैंसर मेंशन किया, उसकी भी अभी काफ़ी इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं, बट द गुड न्यूज़ इज ऑन वट एवर इट्स वर्थ इसकी इनका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है, एंड जो सर्वाइवल रेट है ओवरऑल वो बढ़ता जा रहा है। इंसिडेंस बढ़ रहा है बट सर्वाइवल रेट भी बहुत बढ़ रहा है। जी बिल्कुल।
कविता जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आपको कैंसर के बारे में पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था, आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था, और आप किस तरह के कैंसर से अभी जूझ रही हैं? जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर हुआ है तो इनिशियली मैं बहुत बहुत डिप्रेस थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल थी। मैं आई एम अ रनर एंड आई वाज रियली शॉक्ड एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट इट। जी। बट ठीक है, ग्रेजुअली आस्ते आस्ते आई एक्सेप्टेड इट एंड आई रियली वांटेड टू फाइट एंड कम आउट ऑफ इट। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कौन सी स्टेज में आपके कैंसर के बारे में पता चला? फर्स्ट स्टेज था फर्स्ट स्टेज? एक्चुअली में पहले, हाँ एकदम फर्स्ट स्टेज। ओके, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिसको कैंसर होता है वो तो परेशान होता ही होता है, साथ में पूरी फैमिली भी बिखर जाती है, क्योंकि अगर महिला को ये कैंसर हो रहा है तो महिला पे तो पूरी फैमिली का दामोदार होता है। तो ऐसे में जब आप पे ये विपदा आई तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली मेरी फैमिली, मेरे सब जान पहचान के लोग, एवरीवन वर शॉक्ड, क्योंकि सबके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज था कि मेरे को कैंसर हुआ है। जी। क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल एक बहुत हेल्दी रही है और अराउंड 10-15 years से सिंस चाइल्डहुड आई एम इनटू एक्सरसाइजिंग। आई हैड अ वेरी नॉर्मल हेल्दी डाइट। तो सबके लिए एक शॉक था कि क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ। बट ठीक है, ग्रेजुअली हम लोग इस चीज को फिर एक्सेप्ट किए कि अब जो हुआ है अपने को इससे बाहर आना अब है। हमें लड़ना है इस बीमारी से। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है इस बीमारी से लड़ने के लिए। डॉक्टर अनिल, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जैसे कविता जी भी कह रहे हैं कि उनका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी रहा है, क्योंकि हम भी कई बार सुनते हैं कि अभी एक पीछे भी एक न्यूज़ आई थी कि किसी इंसान ने कभी स्मोकिंग नहीं की, उसको लंग कैंसर हो गया। तो ये इसकी क्या वजह होती है कि हम हेल्दी भी अपना लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें इस तरह की गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है? जी, लाइफस्टाइल बेसिकली एक इंडिविजुअल लाइफस्टाइल है जो कि हम लोग अपनी तरफ से ध्यान रख सकते हैं कि हम खुद गुटखा नहीं खाएं, बीड़ी नहीं पिए, स्मोकिंग नहीं करें, अल्कोहल नहीं लें, अच्छा खाना खाएं। जी। उससे हम कुछ हद तक बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन एक कम्युनिटी हेल्थ होती है जिसमें कि जो खाना हम खा रहे हैं वो तो खाना सभी के लिए बन के आ रहा है फार्मिंग से, उसमें तो हम अलग नहीं कर सकते उसको, एक्सेप्ट कि उसको हम अच्छे से वॉश कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो कीटनाशक मिला हुआ है, यूरिया मिला हुआ है, उसे तो हम नहीं निकाल सकते। पानी है, उसको हम यूरो उसमें कर लिया, सफाई कर ली, फिल्टर कर लिया, लेकिन उसके अंदर फिर भी कुछ जो केमिकल्स रह जाते हैं उसे हम निकाल नहीं सकते। और सेकंड इज हवा, जो एयर है, एयर को तो हमें अपने अंदर लेना ही पड़ता है, उसको जी। क्लीन करने का कोई साधन नहीं है। तो इस तरह की जो कम्युनिटी हेल्थ के कारण जो फैक्टर्स आते हैं, ऑक्यूपेशनल हेजर्ड्स हैं, वो पूरी कम्युनिटी को इफेक्ट करता है, पूरे जी। कंट्री को इफेक्ट करता है। तो वो जो एक कारण है वो इंडिविजुअल से अलग हटके होते हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि अगर वो इंडिविजुअली लाइफस्टाइल अच्छी ले रहा है तो उसे कैंसर नहीं होगा, लेकिन हाँ, उसे कैंसर होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाता है। जी, मैं सविता जी आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको किस उम्र में पता चला आपके कैंसर के बारे में, और आपको किस तरह का कैंसर था? जब मुझे पता चला तो मार्च में पता चला था। मेरी 73 की एज थी और सन 17 में मुझे मालूम पड़ा मार्च में जी। कि कुछ छोटा सा दाग है। ओके। मैंने सितंबर में अपने बच्चों से जिक्र किया कि भाई ऐसा लग रहा है, कुछ रंग भी चेंज हो रहा है। तो उन्होंने इमीडिएटली डॉक्टर फ्रेंड से बात करी और बायोप्सी कराई, और बायोप्सी करा के तुरंत डिसीजन लिया डॉक्टर्स ने और बच्चों ने कि सर्जरी करानी है तो तुरंत करा दें। ओके। सर्जरी हो गई ना। आई एम नॉट पैनिक, ना बच्चे पैनिक में थे ना कुछ था, बिल्कुल आई एम नॉर्मल। तो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड ने इस कैंसर को हरा दिया? मतलब मैं तो सोचता हूँ कि कुछ भी नहीं था, सर्जरी करा ली, फिट एंड फाइन हूँ। 5.5 साल हो गए हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको देख के एक उम्मीद बनती है कि हम इस गंभीर बीमारी, इसका नाम सुनते हैं हम डर जाते हैं कैंसर का, तो हम उसे हरा सकते हैं। तो डॉक्टर मेखला, पॉजिटिव एटीट्यूड कितना ज़रूरी है इस बीमारी से, और पूरे परिवार के लिए मैं जानना चाहती हूँ कि उस टाइम उस परिवार का कैसा रिएक्शन होना चाहिए जब कोई पेशेंट इससे गिरता है? तो डॉक्टर मेखला। देखिए,
जैसे मैं सविता की स्टोरी हमने सुनी, दिस इज विद अ हैप्पी एंडिंग थैंकफुली। ऐसे बहुत बार होता है कि हम कितने पेशेंट्स इवन इन पर्सनल लाइफ, हम प्रोफेशनल लाइफ में देखते हैं जिनकी ये स्टोरी अब नहीं सुन पाते जी अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। तो एक जैसे आपने मेंशन किया कि एक डायग्नोसिस पाना ये वाला, मतलब आपका पूरा वर्ल्ड फॉल अपार्ट कर सकता है। एंड इट्स बिल्कुल नॉट जस्ट फॉर यू, इसमें पूरा परिवार का रोल होता है। आप जैसे अगर मदर हैं तो बच्चे इफेक्ट होते हैं, बिल्कुल हस्बैंड इफेक्ट होते हैं, आपका काम, जो आप वर्किंग वुमेन है अगर या वर्किंग पर्सन है तो वो इफेक्ट होता है। कैन यू गो टू द ऑफिस एवरी डे, फाइनेंशियल बर्डन कितना बढ़ जाता है फैमिली पे। एंड मोर देन दैट द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ठीक है, एज अ फैमिली एंड एज एन इंडिविजुअल। तो उसको कोप अप करने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम भी चाहिए। इट्स नॉट कि सिर्फ आपने डॉक्टर के पास गए, आपने ट्रीटमेंट कर लिया, आपको शायद मेंटल हेल्थ जरूरत पड़ी होगी उसके लिए, आपको फाइनेंशियली किसी की गाइडेंस चाहिए होगी कि क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या क्या दे रही है। ये हर किसी में अवेयरनेस नहीं होती। तो दैट काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव केयर जिसे हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड डेफिनेटली इट्स अ बैटल। तो इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड कहना और रखना शायद इतना आसान नहीं हो जितना होता, हम लोग बिल्कुल डिस्कस। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी हमने सविता जी की बात सुनी, उन्होंने बहुत सतर्कता बरती कि जब उन्हें कुछ लक्षण दिखाई दिए अपनी फैमिली से बात करी, तुरंत इलाज हुआ और वो आज ठीक भी हो गई हैं। और जिस तरह से वो जी बात कर रही हैं बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है मुझे। तो ज़्यादातर कैंसर काफ़ी देर में पता चलते हैं, जब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसकी क्या वजह है? ऐसे में इलाज कराना कितना मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए? जी देखिए, कैंसर जो है, अगर इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट द कैंसर रेदर देन इट क्योर। लेकिन जी अगर हमें कैंसर हो ही गया है तो कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम इनका अर्ली पता लगा सकते हैं, और वो बिल्कुल जनरल टेस्ट होते हैं। हम्म। जैसे रूटीन हीमोग्राम, जैसे सीबीसी अपन करा लेते हैं, स्टूल टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, सिंपल एक्सरे टेस्ट है, सोनोग्राफी एब्डोमेन है। और कुछ एज के बाद, जैसे फीमेल्स में मेमोग्राफी आफ्टर 45 ईयर ऑफ एज, एंड मेल्स के अंदर एक पीएसए टेस्ट होता है जो कि अपन 45-50 ईयर्स के बाद में करते हैं। एनुअली एक चेकअप होता है। तो ये छोटे से टेस्ट अगर अपन करा लें तो 80% से ज्यादा कैंसर्स को हम जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं। बिल्कुल। और जितना जल्दी हम बीमारी को पता लगाएंगे उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही आसान होता है। तो सिम्टम्स की बात मैं कर रही हूँ, यहाँ पर सिम्टम्स को पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे जी कौन से जी सिम्टम्स हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी? जी, ये सिस्टम्स वाइज अपने सिम्टम्स आते हैं। जैसे मुंह और गले के कैंसर्स होते हैं जो कि अपन जनरली गुटखा, तंबाकू, बीड़ी और जर्दे वगैरह के कारण होता है। तो इस समय मुंह के अंदर कोई ना कोई ऐसा छाला या सफेद पैच आ जाता है जो कि कैंसर को प्रदर्शित करता है। और वो छाला अगर काफी समय तक ठीक नहीं हो इलाज के बावजूद, तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर जरूरी हो तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार उसका बायोप्सी करना चाहिए। गले में अगर कोई गांठ है उसको हमें तुरंत चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि कोई भी गांठ सामान्य नहीं होती, वो उसमें कैंसर का लक्षण हो सकता है। जी इसी तरह से फेफड़े के कैंसर हैं। ज्यादातर टाइम पे खांसी लगातार आना, मुंह से खून का छिटका आना या थूक में खून का आना या लगातार ब्लड आते रहना, और सांस में तकलीफ होना, ये एक ऐसे लक्षण है जिसको हमें कुछ समय तक अगर ठीक नहीं हो तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाकर तुरंत चेकअप कराना चाहिए, जिसमें सिंपल एक थूक की जांच होती है, एक्सरे होता है और सोनोग्राफी होती है। और जरूरत पड़ने पर अगर उसमें कुछ आशंका आती है तो फिर अब दूसरे टेस्ट जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई या जरूरत पड़ने पर पेट स्कैन वो अपन करा सकते हैं। जी इसी तरह से पेट के कैंसर हैं कि हमें लगातार पेट में थोड़ा बहुत दर्द होता रहता हो, या वॉमिटिंग आती हो, या खाना नीचे नहीं उतरता हो, जैसे भोजन नली के कैंसर है उसमें खाना नीचे नहीं उतरता हो, और धीरे धीरे वो बढ़ के उसमें पानी उतरना भी कम हो जाता है। जी तो ऐसे केसेस में एक एंडोस्कोपीज होती हैं और छाती का सीटी स्कैन अपन कराते हैं, तो उससे हमें बीमारी का पता लग जाता है। और अगर जरूरत होती है तो फिर उसकी बायोप्सी की जाती है। जी इसी तरह से बड़ी आंत के कैंसर हैं। बड़ी आंत के कैंसर में हमारा जो मोशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज हो जाती है। कभी हमें डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, इस तरह से बॉवल पूरा चेंज हो जाता है। और साथ में कभी कभी उसमें ब्लैक कलर स्टूल और रेड कलर स्टूल आ सकते हैं। तो ब्लैक कलर अगर स्टूल आता है तो वो हमारे बड़ी आंत के कैंसर, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन हम बोलते हैं, उसके अंदर होता है। और अगर काले रंग का खून अगर आता है, सॉरी, लाल रंग का खून आता है, तो वो हमारा जो लोअर लार्ज इंटेस्टाइन जैसे रेक्टम और एनल कैनाल है, वहां से इसके अंदर आ सकता है।
ओके। अगर ऐसी चीज है तो हमें तुरंत डॉक्टर को चेकअप कराना बिल्कुल। चाहिए। डॉक्टर सविता, आपको देखकर बहुत उम्मीद बनती है। 73 साल की उम्र में आपने कैंसर के खिलाफ जंग जीती है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी फैमिली का उस समय कैसा टाइम था। आप कह रही 2017 में डायग्नोज हुआ था आपको, तो किस तरह का सफ़र रहा है आपका कैंसर का। और आपके साथ साथ हमने अपनी इंडस्ट्री में हम बात करें, युवराज सिंह हुए, सोनाली बेंद्रे हुई, ऐसे काफ़ी सारे स्टार्स भी देखे हैं जिन्होंने कैंसर के खिलाफ जंग को जीता और काफ़ी कम उम्र में। मेरी 4 बेटियां हैं और चारों ही इस मामले में बहुत स्ट्रांग रही। बट शॉक तो लगता ही है जी। एकदम मालूम होने के बाद में, बट पैनिक नहीं हुई। और उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, मुझे ईश्वर में आस्था, डॉक्टर पे विश्वास और अपने बच्चों के डिसीजन पर विश्वास था कि जो भी होगा अच्छा होगा। जी। जो होना है उसको तो आप नहीं रोक सकते। तो आप कभी घबराई नहीं इलाज के दौरान कभी भी मिसेस सविता? समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं। जब भगवान है तो फिर घबराना क्यों है। जी बिल्कुल। कैंसर भी मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर पहली स्टेज से ही हम उसकी केयर करें, डॉक्टर से बात करें और डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें, तो हम लड़ाई जीत सकते हैं। कविता जी, आप सविता जी को देख के क्या कहना चाहेंगे? 73 साल की उम्र में इन्होंने कैंसर को हराया अपने इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। मैम, उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी पॉजिटिविटी, इतना स्ट्रेंथ, एंड इट्स रियली गुड कि जब वो कर सकते हैं तो ये कोई भी कर सकता है। एंड सीरियसली, कैंसर का सिर्फ नाम डरावना है, बाकी इफ यू हैव द स्ट्रेंथ यू कैन रियली कम आउट ऑफ इट। बिल्कुल। तो अभी आप कौन सी स्टेज पे, मतलब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और किस तरह की स्थिति में अभी आप हैं? मैं कोलकाता में हूँ। मेरा अभी टारगेटेड थेरेपी चल रहा है और रेडिएशन चल रहा है। तो कब तक ठीक होने की उम्मीद? जी, अगली बार हम आपसे बात करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो चुकी होंगी। जी। डॉक्टर मेखला, आपके पास आते हैं। तो कैंसर से बचाव करने के लिए हम टेस्टों की बात कर रहे थे। अभी बताया था डॉक्टर अनिल ने कि अगर हम सही टाइम पे इसको पकड़ लें कैंसर को, तो इसका इलाज मुमकिन है। तो कितनी उम्र के बाद और कितने समय के बाद हमें टेस्ट कराने चाहिए? जैसे कि हम सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं या ब्रेस्ट कैंसर की बात कर, इन सब के इलाज संभव हैं अभी सभी कैंसर्स के। अच्छा, अभी वैक्सीन पे भी बात चल रही है, तो अब हम टेस्ट करवाने की बात कर रहे हैं, तो मेखला कब किस उम्र में करवानी चाहिए और क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? जैसे मेरे कलीग ने मेंशन किया, बहुत प्रिवेंटेटिव मेजर्स या प्रिवेंटेटिव टेस्ट जिसे हम कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है हेल्थ स्क्रीनिंग। सो आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हो कि कौन से, कितनी उम्र में किस लोगों को हेल्थ स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। सो जस्ट टू ब्रेक इट डाउन, ऐसे नंबर नहीं होता है। हर किसी का जैसे रिस्क फैक्टर है। विमेन में हेल्थ स्क्रीनिंग डिफरेंट होती है। जैसे 50 साल की उम्र के बाद मैमोग्राफी शुरू होती है, हम उसको रेकमेंड करते हैं। मैमोग्राफी में आप अर्ली स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पकड़ सकते हैं। सेम थिंग सर्टेन एज में जैसे पैप स्मीयर करते हैं, जो सर्विकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग होती है, विच इज रेकमेंडेड फॉर एनीबॉडी हिटिंग प्यूबर्टी एंड अबव। तो डिफरेंट कट ऑफ्स होते हैं एज ग्रुप के। एंड सिमिलरली बहुत ब्लड टेस्ट के पैकेजेस होते हैं, जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म में है कैंसर प्रिवेंशन का। तो उसमें आपको बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग हो जाती है, आपको ब्लड काउंट्स पता चलते हैं, अपने सर्टेन ट्यूमर मार्कर्स आप करवा सकते हैं टेस्ट। सो अगेन, डिफरेंट एज, डिफरेंट हेल्थ स्क्रीनिंग। एंड अगर आप मिस सविता का ही एग्जाम्पल लेंगे, जैसे अब उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, तो उनकी फैमिली में भी स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनको HER2 म्यूटेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ मैमोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड में उनको स्क्रीनिंग करवानी है एज पर डॉक्टर। जी डॉक्टर अनिल, आज के समय में टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होती जा रही है, तो इसका कैंसर के ट्रीटमेंट में कितना योगदान है? क्या अब आने वाले समय में कैंसर्स के जो नंबर्स हैं वो कम देख सकते हैं? उसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को पहले सुधारना पड़ेगा। यस, वी कैन डायग्नोज कैंसर एट अर्ली स्टेज। जो जैसे हमारे पास अभी नई मोडेलिटीज में पेट स्कैन अगर आ गया है, तो पेट स्कैन से हम पूरा बॉडी का इमेजिंग एक साथ कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाए कि प्राइमरी ट्यूमर जहाँ से आया है उसके अलावा शरीर में कहीं और तो ट्यूमर नहीं है।
कहीं 15 से 20% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें ये नहीं पता लगता कि कैंसर का उद्गम कहाँ से हुआ, लेकिन उसका साइड इफेक्ट्स मेटास्टेसिस जो होता है पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं पड़ा होता है। तो उसके लिए भी एक पेट स्कैन बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कैंसर का शुरुआत कहाँ से हुई और वो अब कहाँ कहाँ फैला हुआ है। जी। एक ये चीज है। दूसरा, ट्रीटमेंट के अंदर हमारा एक लीनियर एक्सेलरेटर है, रैपिड आर्क करके रेडिएशन थेरेपी होती है। लीनियर एक्सेलरेटेड रेडिएशन थेरेपी में एक IMRT और IGRT टेक्निक्स होती हैं, और साथ ही आजकल एक अपना प्रोटोन बीम आजकल चालू हो गया है, जैसे चेन्नई के अंदर और एम्स दिल्ली के अंदर यह भी चालू हुआ है। तो उससे भी हम कैंसर को टारगेट करके कम साइड इफेक्ट के साथ उस ट्यूमर को नष्ट कर सकते हैं। जी। वैक्सीन के भी पीछे बात हुई थी कि वैक्सीन भी जल्दी उपलब्ध होगी कैंसर के लिए, तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी होगी पूरी दुनिया भर के लिए। सर्वाइकल कैंसर में जैसे कलीग ने बताया, ये इसकी वैक्सीन अब इंडिया में बनने लग गई है। यूरोपियन कंट्री में ये ऑलरेडी अवेलेबल थी। इसका जो एज ग्रुप है ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन 9 to 12 ईयर की एज पे लगाते हैं, तो इसके हमारे टोटल 3 शॉट्स लगते हैं, 0, 2 and 6 पे। तो इससे करीबन ऑलमोस्ट 90-95% हम सर्वाइकल कैंसर को खत्म कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। अगर हम किसी कारण से डिले भी हो जाते हैं वैक्सीन लगाने में, तो 12 से 15 साल या 16 साल की उम्र तक भी हम इसको लगा सकते हैं। तो उससे भी हमें करीबन 60 to 70% सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन में मदद मिलती है। जी। इसी तरह से कुछ इम्यूनोथेरेपीज आजकल आई हैं, जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं और टारगेट करके उस ट्यूमर सेल्स को खत्म करती हैं जहां वो रखा हुआ है, विदाउट डैमेजिंग नॉर्मल सेल्स। तो इससे साइड इफेक्ट कम होता है और ट्यूमर को खत्म करने में मदद मिलती है। डॉक्टर, कैंसर से बचाव के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप बार बार लाइफस्टाइल मेंशन कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल में किस तरह के सुधार की जरूरत है आज की तारीख में? देखो, इसको हम इंडिविजुअल फैक्टर्स और कम्युनिटी फैक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल हम अगर लें, तो हम पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब, इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। पैकेज फूड हम नहीं खाएं। साथ में जो खाना है वो गर्म हो, ठंडा खाना हमें नहीं खाना चाहिए। और जितना जल्दी बना हुआ खाना हम खा लें, उसको बगैर फ्रिज में रखे हुए उसको हमें खा लेना चाहिए। इसी तरह से पानी को जितना हम फिल्टर करके या बॉईल करके ले सकते हैं, उसे हमें यूज करना चाहिए। और ऑक्यूपेशनली जो हैजर्ड्स होते हैं, जैसे अपना ये इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स हैं, उनको वेस्ट कलेक्शन एक अलग कंट्री के अंदर कोई अलग से स्कीम बने कि उसे हमें पोल्यूटेंट्स को कहाँ डालना है, बजाय नदियों में डालने के, उसे और उस वेस्टेज को हम खत्म करें। इसी तरह से यूरिया और कीटनाशक का उपयोग हम कम से कम करें, जिससे कि हमारे भोजन के अंदर वो न जाए और कैंसर को हम कम कर सकें। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज में एक रिसर्च हुआ था करीबन 30-40 साल पहले। उसमें जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उनके फीटल ब्लड, उनमें जो फीटल ब्लड था उसका टेस्ट हुआ था कि इनके फीटल ब्लड में कितने कार्सिनोजेंस हैं। उनके अंदर करीबन अराउंड 40 to 50 कार्सिनोजेंस उनको मिले, और एक कार्सिनोजन ऐसा था जो कि उस लैंड से, उस जमीन से अराउंड 40-50 ईयर्स बिफोर खत्म कर दिया गया था। इसका मतलब वो अगर पोल्यूएंट्स, वो कार्सिनोजन अगर उस समय ब्लड में अवेलेबल है, तो हमें ये मानना चाहिए कि जो केमिकल 40 साल बाद भी उस जमीन के अंदर, उस मिट्टी में मौजूद है, तो आज अगर हम उसके ऊपर प्रिकॉशन रखते हैं, तो हमारी सॉइल को, हमारे पानी को क्लीन होने में कितना समय लगेगा? इट विल टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर। तो एटलीस्ट हम अपने आने वाली जनरेशन्स को अगर आज हम ध्यान देते हैं, तो कैंसर से बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सविता जी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगी कि कैंसर बीमारी खतरनाक जरूर है, मगर इससे घबराने से और परेशानी बढ़ती है, घर वाले भी परेशान होते हैं। इससे अच्छा है कि ईश्वर से प्रार्थना करिए, दर्द से लड़िए, और डॉक्टर की सारी एडवाइस फॉलो करेंगी तो जो होना है उसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपने अंदर हिम्मत रखने से दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी कि कैंसर कोई ऐसी चीज नहीं है। फर्स्ट स्टेज पे ही जब भी मालूम पड़े, जल्दी से जल्दी कोई भी एबनॉर्मल शरीर में बात होती है, चाहे ब्लीडिंग हो या पस निकले या पेन हो या गांठ हो, कुछ भी हो, फौरन डॉक्टर से चेकअप कराइए और उसकी सलाह मानकर ट्रीटमेंट शुरू करिए। ईश्वर सबको स्वास्थ्य दे।
जी बिल्कुल, आप एक आशा है, एक उम्मीद है सभी के लिए जो अभी कैंसर से लड़ रहे हैं। डॉक्टर मेखला, आपकी वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर हमारे दर्शकों को क्या सलाह रहेगी? ये आपके चैनल के थ्रू आई वुड जस्ट ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग अटेंशन कि जो कैंसर जो वर्ड है उससे आप ना डरिए। इनफैक्ट आजकल इतनी एडवांसमेंट्स हो गई हैं, आप अगर आप इसको डिवाइड करें, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट हो गया है एंड एक्चुअल ट्रीटमेंट में जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि देयर इज रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोमॉड्यूलेटर थेरेपी, तो काफ़ी एडवांसमेंट्स हैं। बट इस ट्रीटमेंट में अगेन कोई भी आप कैंसर पेशेंट को जानते हैं एट पर्सनल लेवल या इवन एट वट एवर लेवल, आप उसमें ये ध्यान दीजिए देयर इज अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल सपोर्ट नीडेड, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर ट्रीटमेंट्स जैसे पेन कंट्रोल होता है, उनका न्यूट्रिशन कैसे लेना है, उसमें भी एक बैटल होती है। जैसे कि आप स्वॉलोइंग खराब हो जाती है जब किसी को टारगेटेड रेडिएशन मिल रही है, जैसे कि थायराइड कैंसर में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, बट उस इंसान की वो हर डे टू डे एक स्ट्रगल बन जाती है। तो उसको हम अंडर एस्टिमेट ना करें। एज अ कम्युनिटी वी शुड सपोर्ट द बैटल दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू। डॉक्टर्स हैं, एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी है, बट डोंट फॉरगेट टू बी ह्यूमन at the end of the day। और इलाज के समय अपने डॉक्टर पर भरोसा ज़रूर रखें। ये सविता जी ने भी बहुत ज़रूरी बात समझाई थी हमें। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। डॉक्टर अनिल, डॉक्टर मेखला, सविता जी और कविता जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कैंसर से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना ध्यान रखना, शरीर में दिख रहे लक्षणों को समझना और सही समय पर चेकअप कराना, क्योंकि अगर कैंसर का सही समय पर पता लगता है तो इससे बचाव मुमकिन है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और देखते रहिए TV9 डिजिटल।